और रिवीजन प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर चल ही रहा है हर वीक में, हर संडे, जैसे अभी संडे में हुआ हमने और विशाल सर ने मिलकर के क्लास लिया, तो उसमें क्या होता है आपके पीछे के चैप्टर का मोटा मोटा एक रिवीजन हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तो इस तरह की क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। चैप्टर 6 का नोट्स भी अब तैयार हो गया है, बस उसे अरेंज करना है, हमारे टेक्निकल टीम में अरेंज करके आज शाम तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल दोपहर तक अगर हो जाता है तो कल आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर 6 का नोट्स। और कुछ बच्चे संडे वाली क्लास का फाइनल पीडीएफ मांग रहे थे, तो उन्हें बता दें भाई कि जो संडे वाली क्लास है उसका एक तरह से लाइव टेस्ट था वो, है ना, हमने विशाल सर ने लिया था, तो वो एक लाइव टेस्ट था, उसका फाइनल पीडीएफ नहीं भेजा गया था और नहीं भेजना जरूरी था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे किसी न किसी क्लासेस में लिए गए हुए हैं और वो आपको बस एक लाइव टेस्ट एक याद करने का आप अपना आकलन कर ले उस लिए था, ठीक है। बाकी वैसी कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी तो आपको मतलब जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको भेजा जाएगा। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री अरेंज करके था, फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, तो इसलिए वो पैनल पीडीएफ नहीं भेजा गया था। प्रत्यावर्ती धारा प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 हम लोग सीख रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसका नाम है, जिसे हम लोग एसी करंट बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को ये बताया कि एसी करंट आखिर किसने बनाई, किसके सिद्धांत पर बेस्ड है, तो आप कहेंगे फैराडे के सिद्धांत पर, फैराडे सर के प्रिंसिपल पर। लेकिन बनाया किसने, तो वो मैंने बताया था क्या, सर निकोला टेस्ला, निकोलस टेस्ला जी ने इसे बनाया, 20वीं सदी के वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को बताया। तो प्यारे बच्चों ये चीज आप सभी को बताई गई। आज हम लोग परिपथ पढ़ेंगे, आर परिपथ और एल परिपथ। मैंने कल बताया था आप सभी को कि टोटल 7 परिपथ पढ़ने हैं, तो क्या आप सभी सीखने के लिए तैयार है? तो उठाइए कॉपी और पेन और अपने प्यारे गुरुजी के साथ क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। तो नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। ठीक है, चंद्रशेखर कुमार जी सर, हम आपसे डाउट पूछे थे और आप मेरा डाउट भी क्लियर किए थे। ज्योति कुमारी जी, खुशबू कुमारी जी, अनिकेत जी, प्रिया कुमारी, अनुराधा, क्या नाम है, आराधना साहू, नवनीत कुमार, अमन कुमार, गुलशिता, अनिकेत, पूनम, मनदीप कुमार, प्रिया कुमारी, खुशबू कुमारी, राइडर, अदिति, एमडी सलमान, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतिक जी, रोशन जी, अंकेश जी, है ना, अभिषेक जी। खैर चलो, अब आप सभी का स्वागत हो चुका है, तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, बिना देरी किए, क्योंकि अब जो है सिलेबस को भी बिना बातों के, अनावश्यक बातों के कि सर हमारा नाम ले लीजिए, सर प्लीज हमारा नाम नहीं लेते हैं, हम आपके दुश्मन है क्या, ऐसी बातों को ना बोले। हमें भी ठेस लगती है कि हमारे विद्यार्थी जी हमें ही ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हम पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। जब कोई डाउट है तो आपकी नजर सारे कमेंट पर होती है कि कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, तो हाँ बच्चों यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, है ना। हर एक कमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, आप लोग संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे देखा करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत होगी ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बात हमेशा याद रखें कि आप ही के लिए गुरुजी बने हैं और आपको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। एक बच्चे को याद है, जैसे नीतीश कुमार जी, आज मुझे याद है भाई, आज आए थे स्टूडियो में मिलने, है ना, वो बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर हम आपसे स्टूडियो में मिलने आएंगे, लेकिन क्या मैंने आप यहाँ पर शायद नाम लिया होगा बीच में, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा, हम नीतीश कुमार, हमने कहा आप लाइव में कमेंट करते हैं, हाँ सर आपको एक एक कमेंट याद है, उनका बिल्कुल एक एक कमेंट याद रहता है ना, सभी बच्चों का याद रहता है। तो उनका आज जन्मदिन था, तो आशीर्वाद लेने यहाँ पर आए, फिर ऐसी ऐसी बातें हुई, कहें सर आपने कहा, प्रिंस सर ने कहा कि आप तो 18 साल के हो गए, अब वोट तो करेंगे ही, इंटर में पढ़ रहे हैं, तो कहा कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि आनंद सर नहीं देते हैं, हम भी नहीं देंगे। ये बच्चों का प्यार है कि मतलब, है ना, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, उनका सिद्धांत ये था कि राजनीति पढ़ना नहीं है। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे भैया। जो चीजें हमने बताई, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कौन कौन से होते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से आज 2 परिपथ हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से परिपथ होते हैं एक बार जरा मैं लिख दे रहा हूं। एक तो होता है प्यारे बच्चों आर परिपथ। परिपथ क्या होंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं वो प्रश्न बताता हुआ चलूंगा, भले प्रश्न लिखूं ना, लेकिन समझाता हुआ चलूंगा। तो अब ये प्रश्न नहीं आएगा कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ लिखिए, ये लिखने के लिए नहीं आएगा, वो तो मैं बता रहा हूं। दूसरा प्यारे बच्चों होगा एल परिपथ, एल परिपथ। तीसरा होगा सी परिपथ, परिपथ। अब चौथा जो होगा इन्हीं आरएलसी, जो 3 प्रकार के आप लोगों ने संयोजन भी पढ़े होंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन और प्रेरकत्वों का संयोजन, तीनों प्रकार के बताएंगे ना। तो वही जो है, वही चीजें अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ी जाएंगी तो क्या प्रभाव बनेगा, क्या प्रत्यावर्ती धारा होगी, क्या प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी, दोनों के बीच ग्राफ क्या होगा, यही सब चीजें पढ़नी होती, ठीक है। आप दो को जोड़ दीजिए, जैसे आर एल परिपथ, आर एल परिपथ, देखो 2 चीजें जोड़ दी। इसके बाद एल सी परिपथ, एल सी परिपथ, एल सी परिपथ। तीसरा हो जाएगा आर एल, एल सी और सी आर, आर परिपथ। और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, एल टी आर परिपथ। ये इस प्रकार से कितने हो गए, 4 5 6 7। प्यारे विद्यार्थी जी आप सभी ध्यान देंगे, टोटल कितने परिपथ हुए गुरुजी, 1 2 3 4 5 7, टोटल 7 परिपथ हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल 7 परिपथ हम लोगों को पढ़ने। सर डाउट है, मंजीत जी पूछ रहे हैं कि अर्ध भरित चक्र और पूर्ण भरित चक्र, ये देखो नाम अलग अलग करके कई बुक में लिखा होता है। जैसे हमने कहा एक पूरी चक्र साइकिल, अर्ध चक्र मतलब ये हो गया, पूर्ण भरित चक्र मतलब ये हो, दोनों मतलब दोनों। एक पूरी साइकिल क्या होती है, यहाँ से 0 से शुरू हो, टी समय तक, एक आवर्त काल में, है ना, मतलब आवर्त काल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर कब होगा, एक ऊपर की साइकिल और एक नीचे की साइकिल, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा दोनों दिशाओं में चलती है, प्लस और माइनस दोनों दिशाओं में चलती है, जबकि दिष्ट धारा एक ही दिशा में रहेगी। अगर ऋण दिशा में है तो ऋण में ही, अगर धन दिशा में है तो धन में ही, इसलिए उसे दिष्ट धारा कहते हैं, वो दिशा अपनी नहीं बदलती, ठीक है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा अपनी लगातार दिशा बदलती रहती है, ये नहीं कि एक ही बार एक दिशा में आ जाएगी, नहीं, हमेशा बदलती रहेगी, पुनरावृत्ति करेगी। अभी यहां से यहां ऐसे चली, फिर आगे ऐसे ही ऊपर करके फिर नीचे, लगातार नागिन डांस करते हुए ऐसे चलेगी, ऐसे इस प्रकार से।
ये लगातार उसका डांस चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका आधा चक्र अर्धभरित, पूरा चक्कर पूर्ण भरित चक्र कहलाएगा। ठीक है, चलो अब बातचीत नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज इन दो पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से गुरुजी? टुडेज माय गोल इज क्या भैया? आज हम लोग इन दोनों पर चर्चा करेंगे, आर परिपथ और एल परिपथ, आज के वीडियो लेक्चर में। ये चैप्टर सर कितने दिन में खत्म होगा? लगभग अभी आज चौथा लेक्चर है ना, लगभग अभी 6 से 7 लेक्चर लग जाएंगे। लगभग 6 से 7 लेक्चर लग जाएंगे, इन्हीं में लग जाएगा। फिर आगे अगले दिन 2 हो जाएंगे, शायद 2 करने की कोशिश करेंगे, फिर अगले दिन 1 या 2, क्योंकि लॉन्ग है। अभी समझ में आएगा कितना लेंथी है। ठीक है, थोड़ा सा समझाना मेरा उद्देश्य हमेशा समझाना रहा है, समझानी मेरी प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी रही है। कोर्स को ही घसीटना नहीं रहा है। कोर्स तो मैं घसीटूंगा कैसे कि भाई थोड़ा सा लेट आपकी क्लास चल जाती है कभी, और बातचीत कम करते रहना है ना, तो बातचीत कम करते हुए बढ़ा जाए आगे। हाँ गुरुजी आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब परिपथ में शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर लगा हो। प्रश्न कैसे बनेगा वो सुनिए। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर जुड़ा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा कला किस प्रकार होती है, ग्राफ बनाकर स्पष्ट की। देखो मैं लिख इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, मैं कह रहा हूं जो भाषा लिख दूंगा प्रश्न की, क्या निश्चित है कि वही भाषा पूछी जाएगी? जबकि कई बार ऐसा होता है मैं भाषा चाहे जो लिखूं या किताब में जो भाषा लिखी हो, क्वेश्चन बैंक में जो भाषा लिखी हो, एग्जामिनर उन प्रश्नों से हट करके अपनी भाषा को रखता है, बना देता है अपने अलग तरीके से। तो मेरा उद्देश्य इसीलिए हमेशा से रहा है कि आपको थ्योरी इतनी अच्छे तरीके से बताई जाए कि आप उस थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को अपने मन में बिठा के रखें कि हाँ भाई वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे थे सर जब कभी, तो φ = E A cos थीटा बताया, और अब वो पूछते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र बताइए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स जैसा कोई शब्द ही नहीं बताया उन्होंने। प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि किसी बंद परिपथ से अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को परिभाषित करते हुए स्थापित कीजिए। अर्थात φ = E A cos थीटा के बारे में ही वो पूछ रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही वो पूछ रहे हैं, लेकिन आप घबरा गए कि अब ये कैसे प्रश्न बना। इसलिए प्यारे बच्चों मैं केवल प्रश्न न लिख करके, प्रश्न मतलब बोल दे रहा हूं, जब प्रश्न की जरूरत होती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बताते हैं क्वेश्चन बैंक वाले, वहां प्रश्न भी रहते हैं। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर जगह पर प्रश्न न लिखना, कि थ्योरी आपको पहले अच्छे से पढ़ाई जाए, फिर प्रश्न की भाषा क्या रहेगी, उत्तर क्या रहेगी, वो मैं क्वेश्चन बैंक में टाइप किया हुआ लेकर के, जैसे मैराथन क्लास में लेकर के आया था, ठीक वैसे ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो हाँ चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे कि जब परिपथ में शुद्ध ओमी प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हो तो क्या हमें कैसी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता किस प्रकार मिलती है। आइए समझाते हैं और लैंग्वेज भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो कोई भी प्रत्यावर्ती स्रोत होगा तो मुझे जरा बताएंगे कि प्रत्यावर्ती स्रोत को मैंने किस प्रकार से दर्शाया है, कोई बता सकता है? बताने के लिए आपको कमेंट नहीं करना, मैं खुद बता रहा हूं, क्योंकि इसको आप लिख करके नहीं भेज पाइएगा, इस चीज को आप लिख करके नहीं भेज पाइएगा, क्योंकि ये चिन्ह बनाने वाला है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने बताया था, जैसे प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है बढ़ा घटा ठीक वैसे ही बीच में लगा होता है। ये किसको दर्शाता है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को दर्शाता है। स्रोत मतलब कोई ऐसा जनरेटर या कोई और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो यहाँ पर जोड़ा गया है, जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किसी भी ओर से धारा प्रवाहित हुई, लेकिन एक ऐसी धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। एसी स्रोत लिख दिए। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी डीसी बैटरी वाला होगा तो एक टर्मिनल बड़ा एक टर्मिनल छोटा। अगर सेल के लिए तो 2 ही प्लेटें रखते हैं, आप लोग ये जान लीजिए, सेल के लिए 2 ही प्लेटें रखते हैं, सेल का प्रतीक चिन्ह। अगर बैटरी का प्रतीक चिन्ह होगा प्यारे बच्चों तो एक प्लेट, दूसरी छोटी प्लेट, फिर एक बड़ी प्लेट, फिर दूसरी छोटी प्लेट। 2 प्लेट या 2 से अधिक प्लेटें हों तो वहां पर किसको लिखेंगे? कभी या इस चीज को कभी सेल नहीं लिखेगा, जबकि इस चीज को सेल या बैटरी दोनों बोल सकते हैं, इस चीज को सेल या बैटरी दोनों बोल सकते हैं, लेकिन इसे कभी सेल नहीं बोलेंगे, इसे हमेशा बैटरी ही बोलेंगे, क्योंकि सेलों से जुड़ करके ही बैटरी बनती है, सेलों से जुड़ करके ही बैटरी बनती है। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, याद रखिएगा। ठीक है, चलो हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध का तार जोड़ा गया है, जिसका प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर। अब जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कोई जोड़ा गया है, इसकी वोल्टता कितनी है? P = V0 sin ω t। इसकी किसी भी समय पर इसकी वोल्टता क्या है? तो V = V0 sin ω t। जो इस प्रतिरोध के सिरों की भी विभवांतर जो स्थापित हुआ है, जो वोल्टता है वो यही विभव है। वोल्टता का मतलब कुछ लोग पूछे थे। ठीक है सर, धारा की दिशा नहीं सूचित करते हैं क्या? धारा की दिशा सूचित करते हैं, तो वैसे इसमें धारा की दिशा एक दिशा में भाई इधर चली, अब दर्शाया तो जाएगा है कि इधर से धारा वापस लौट के आई। ठीक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती, लेकिन इसमें धारा की दिशा बैटरी वाली धारा की दिशा की तरह नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी लैंग्वेज लिखते हैं कि हमने कोई प्रतिरोध जोड़ा है। आइए अब इसे लिखना शुरू करते हैं कि माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ध्यान से समझेंगे मेरी बच्चा पार्टी, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध, एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा गया है, कैपिटल आर जोड़ा गया है, कैपिटल आर जोड़ा गया है। शुद्ध ओमीय प्रतिरोध है जिसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रतिरोध के सिरों पर
माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक शुद्ध ओमी प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती धारा के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती विभवांतर ऐसा भी बोल सकते हो, प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित होता है। प्रत्यावर्ती विभवांतर या वोल्टता बात एक ही है, विभवांतर स्थापित होता है, स्थापित होता है, होता है किसी क्षण टी पर। हम ये सर काम क्या कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, हर एक परिपथ में, जितने भी यहां परिपथ आप पढ़ने वाले हो, हर एक परिपथ में आप प्रत्यावर्ती धारा, दो चीजें आप उनकी निकालोगे हर एक परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा पहला काम ये करोगे, और दूसरा काम करोगे प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, उनके दोनों समीकरण क्या करोगे, प्राप्त करोगे। इन दोनों के ही आप क्या करोगे, समीकरण ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा टीपू सुल्तानो, समीकरण ज्ञात करना होगा, समीकरण ज्ञात करना। और उस समीकरण के ज्ञात करने के बाद आपको यह बताना होगा कि ये दोनों में कलांतर है कि नहीं है, कलांतर है तो कितना है, और नहीं है तो समान कला में है तो समान कला में बताओ। फिर इनके परिपथ में जो बाधा आ रही है प्रतिरोध, प्रतिरोध बताना होगा, लेकिन हर एक उसमें प्रतिरोध नहीं होगा बल्कि प्रतिघात भी होगा, प्रतिघात। अब सर ये शब्द प्रतिघात क्या है, वो आगे वाले अभी आगे वाले समय में पता चल जाए। प्रतिरोध क्या है वो तो पता है, प्रतिघात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो कुंडली है ना, ये जो अपने धारा के मार्ग में अवरोध लगाती है उसे कहते हैं, कुंडली जो अपने धारा के मार्ग में अवरोध लगाती है उसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होती है तो कुंडली जो धारा के मार्ग में अवरोध लगाती है उसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और जो संधारित्र की प्लेटें धारा के मार्ग में अवरोध लगाती हैं उसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात। वो हम लोग आगे जब एल परिपथ और सी परिपथ पढ़ेंगे तब सीखेंगे। बात कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है मेरा, बस बेस समझाने का तरीका यह है कि आप ये समझ जाओ कि उद्देश्य क्या है। जब तक आपको अपनी पढ़ाई का, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता है, वो मनुष्य अपने कर्म को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता है। चाहे पढ़ाई हो, रेस हो, कुछ भी चीज हो, जब तक आप उस चीज को सीरियसली नहीं लोगे आपको मन ही नहीं लगेगा, आपको मन ही नहीं लगेगा। अब यहां मन लगेगा कि हाँ सर हमें ये इस प्रकार के परिपथ पढ़ने हैं कि ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ध्यान से समझना, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इससे कभी क्या जोड़ना है, कभी प्रतिरोध जोड़ना है, कभी प्रेरकत्व जोड़ना है, और कभी संधारित्र जोड़ना है, कभी संधारित्र जोड़ना है। संधारित्र में दोनों प्लेटें बराबर होती हैं, याद रखना। तो सर जी बात समझ में आ गई, ये एल है, ये आर है, ये सी है। अगर इस प्रकार से इनको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाएगा तो इनमें प्रवाहित वाली धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होगी। जब इसमें स्रोत जोड़ा जाएगा तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण क्या होंगी। जब संधारित्र जोड़ा जाएगा तब उसके सिरों पर प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण क्या होंगे, और उसके बाद फिर दो को मर्ज करके भी फिर 3 को। लेकिन कारक कौन से हमारे पास है, मेन कारक कौन से, यही तो है 1 2 3, इन्हीं तीनों को तो ऐड करके हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ये चीज देखो, ये चीज समझना कि मुझे क्या क्या निकालना होगा। एक तो समीकरण क्या है, दूसरा कलांतर क्या है, और कलांतर से ही हमें क्या प्राप्त करना होगा प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाना होगा, कलांतर का ही ग्राफ बनाना होगा, और फिर प्रेरक प्रतिघात और प्रतिरोध ये भी निकालना है। ये 3-4 चीजें आपको हर एक परिपथ में निकालना होगा, ज्ञात करना होगा। एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक माइंड मैप आपके मन में तैयार हो गया कि गुरुजी ये चीज तो ठीक है, क्योंकि हमारे बुक में सीधे सीधे आर परिपथ लिखा हुआ है, एल परिपथ, इस तरह से शॉर्टकट में परिपथ नहीं लिखा हुआ है, जबकि ये लिखा हुआ है, हेडिंग ये पड़ी हुई है। जब उस परिपथ में शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ हो, इस तरह से प्रकार से हमारी सर बुक में डिफिनेशन है या हेडिंग पड़ी हुई है, तो सर हम उसको समझ नहीं पा रहे। जबकि मेन स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं आपको, ये 7 परिपथ होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से अगर जोड़े जाएं तो उनके समीकरण क्या होंगे, उनका कलांतर क्या होगा, उनमें प्रतिरोध या प्रतिघात क्या होंगे, वो चीज आपको निकालनी होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर क्या जोड़े हैं, पहले शुद्ध ओमीय प्रतिरोध जोड़े हैं, तो इनके सिरों का विभवांतर बताओ क्या है, जो v बराबर v नॉट sin ओमेगा t। किसी भी समय पर विभवांतर की समीकरण यही है, किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर हम जो वोल्टता, जो विभवांतर लगाए हैं उसको देख रहे हैं भैया, इससे जोड़े प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो जो प्रतिरोध r के सिरों पर विभवांतर है उसकी समीकरण यही रहेगी, क्या, v बराबर v नॉट। एक चीज को तो आपको फिक्स ही करना होगा, एक चीज की वैल्यू आपको जो आप आरोपित कर रहे हैं उसको आप फिक्स करके लगाओगे ना, तभी तो आगे हल करना शुरू करोगे। तो v बराबर v नॉट sin ओमेगा, बिल्कुल सही, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। अगर ये वोल्टता की समीकरण है जो कि हमें निश्चित है, हमें ज्ञात है, अब हमें प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण प्राप्त करनी है। तो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, कोई बता सकता है। ओम चाचा के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। आइए समझाते हैं ओम के नियम से क्या होगा। ओम के नियम से ओम चाचा कहते हैं कि v इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन हमें तो I की इक्वेशन चाहिए, तो I बराबर होगा v अपान में आर। I बराबर क्या होगा, v अपान में आर। दैट्स क्लियर। सर हम घर पहुंच गए हैं नीतीश कुमार जी, अभी बिल्कुल भाई, धन्यवाद। ठीक है, चलो बताओ I बराबर v अपान में आर, ये क्या होगा, I बराबर v अपान में आर। मैं पढ़ाई यहाँ शुरू करूं सर, तेंद्र सर, चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा बाद में, ठीक है। ओम के नियम से, वेरी गुड बच्चों। I बराबर v अपान में आर, तो v की इक्वेशन तो ये है, I की जगह पर जो प्रत्यावर्ती विभवांतर, प्रत्यावर्ती ये जो स्रोत से जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, उसमें ये वोल्टता लगाई गई है। तो धारा कैसे निकलेगी, ओम के नियम से I बराबर v अपान में आर। ओम चाचा का नियम होता है कि नहीं,
या प्रतिरोध हो और धारा दौड़ रही हो तो आई बराबर वी अपान में आर। सिंपल से यहीं पर अप्लाई कर दीजिए। तो बच्चा पार्टी जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जब ऐसा हो जाएगा तो आई बराबर वी अपान में आर। वी की वैल्यू क्या है, आई बराबर वी अपान में आर, तो वी की वैल्यू क्या है, आई बराबर वी वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे में क्या आर। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, पिछली स्लाइड देखो, आई बराबर वी अपान में आर, तो वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो समीकरण 1 से वैल्यू रख दिया सीधे, वी की जगह पर वी नॉट साइन ओमेगा टी बटे में आर है, आर लिख दिया, हो गया, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां यहां ये जो वी नॉट बटे आर है, वी नॉट बटे आर, अब आपको पता है कि वी नॉट जो है वो प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान है। अधिकतम मान बटे प्रतिरोध तो वही है। ये किसका, ये अगर ओम के नियम से देखेंगे तो यही प्यारे बच्चों क्या दर्शाएगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का अधिकतम मान दर्शाएगा। ये क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान हो जाएगा, धारा का अधिकतम मान हो जाएगा। किसके नियम से ये निकाले हैं, तो भैया ओम के नियम से ही अप्लाई किए हैं, वी बराबर आई आर या आई बराबर वी अपान में आर, आई बराबर वी अपान में आर से ही हम लोग ये निकाले हैं। लेकिन अगर वी नॉट अधिकतम मान है तो फिर वी नॉट को प्रतिरोध से भाग देना, तो इससे क्या धारा केवल आई मिलेगी, अरे वी अपान में आर से आई मिलेगा, वी नॉट से आई नॉट मिलेगा, सिंपल। तो ये प्यारे बच्चों अधिकतम मान हो गया, अर्थात वी नॉट बटे आर की जगह पर क्या लिख दें, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा। ये प्यारे विद्यार्थियों हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है कि वहां पर क्या था, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा किसमें है, समान कला में है। प्रत्यावर्ती धारा कामा प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता किसमें है विद्यार्थी जी, समान कला में है। वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्त तथा यहां पर या लिख लो व प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता समान कला में है, समान कला में है। अब देखो मैंने बताया ना अभी आपको 3 चीजें लगभग आपको ज्ञात करनी है बच्चों, ये याद रखो, स्टेटमेंट, ये चीजें जो होती है ना ये बड़ी ठीक कह सकते हैं एक समझने और समझाने दोनों के ही तरीके। एक चीज तो आपको ये ज्ञात करनी होगी, दूसरी चीज आपको कलांतर ज्ञात करनी होगी, और तीसरी चीज आपको ये ज्ञात करनी होगी। तो समीकरण क्या ज्ञात किए, समीकरण 1 तो आपको फिक्स ही रखना है भैया, v बराबर v नॉट, ये तो आप आरोपित ही करोगे, ये तो आपको ज्ञात होगा। 50 वोल्ट लगा रहे हो, 100 वोल्ट लगा रहे हो, 200 वोल्ट लगा रहे हो, आप अपने घर पे जब लाइन आती है एसी करंट, जब आपके घर पे तो बताते ना 230 वोल्ट 250 वोल्ट, तब पता चलता है कि कितने यूनिट बिजली खपत हो रही है, एसी कितनी खा रही है, टीवी कितनी खा रही है, कैमरा कितना खा रहा है, डिजिटल बोर्ड कितना खा रहा है, तो बाद में पता चलता है ना। आपको एक चीज तो ज्ञात रहेगी, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। इससे हम प्रत्यावर्ती धारा का जब इक्वेशन निकाले, जो भी हमारे पास कैलकुलेशन के लिए फार्मूले हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इससे हमें ये इक्वेशन मिली और दोनों इक्वेशन मिल गई। दूसरी बात क्या बतानी, कलांतर। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता समान कला में है। क्यों, क्योंकि ओमेगा टी यहां भी ओमेगा टी उसमें भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तथा i बराबर क्या है, i बराबर है i नॉट साइन ओमेगा। क्लियर। अब इसके लिए चाहो तो ग्राफ भी बना लो, इसके लिए चाहो तो बच्चा पार्टी आप लोग ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ बना के दिखा दोगे, कोई दिक्कत, मान लिया जाएगा अच्छे से। प्रत्यावर्ती धारा का आपको ग्राफ भी बनाना होगा, है? समान कला में है ना, तो समान कला के लिए ग्राफ बना दो, ठीक। और ये मान लो किसका समीकरण, मान लो वोल्टता का, और दूसरा समीकरण बना लो धारा का। एक साथ जीरो हो रहे हैं, एक साथ अधिकतम हो रहे हैं, मतलब समान कला में। देखो ये वाला समीकरण है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा याद रखेंगे। अधिक ऊंचाई वाला ग्राफ वोल्टता का होगा, ये मूल बिंदु है, और ये वाला ग्राफ किसका है, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी का है, नीला वाला। इसकी ऊंचाई कम, क्यों कम है, कैसे है, ये मैंने लेक्चर्स में बता रखा है। ये प्यारे बच्चों क्या समय, इसमें ये जो अधिकतम ऊंचाई वाला मान ये नॉट, इसमें ये जो अधिकतम वाला ऊंचाई वाला मान है क्या हो जाएगा, i नॉट का मान हो जाएगा। इसमें किसको दर्शाया गया है, समय t की वैल्यू दर्शाई गई अलग अलग समय पर। जैसे एक चक्र पूरा हुआ यहाँ पर, तो ये कौन सा होता है, कैपिटल T होता है। जब एक चक्र पूरा तो आगे दूसरा समय चालू हो जाता है। देखिए आप लोग परेशान करने के लिए अगर प्रश्न पूछेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैं प्रश्न को ध्यान से देखता रहता हूँ आपके कमेंट, लेकिन वही लोगों के कमेंट, ऐसे कमेंट जिनका इनसे कोई लेना देना है भी, और है तो ऐसे है जैसे एसी तथा डीसी में अंतर क्या। बताओ, पहला लेक्चर नहीं देखे हो, दूसरा लेक्चर नहीं देखे हो, मैं अब यही पढ़ाता रहूंगा एसी डीसी में अंतर क्या है। पूरी कहानी बता डाली, एसी करंट कैसे आई, डीसी करंट कौन बना रहा था, पूरी कहानी बता डाली, बल्ब की खोज कैसे हुई, अंतर अभी पूछ क्या बताएं मैं, बताओ। मतलब ये आपको चीजें पहले से नहीं देखनी है, आप जब लेक्चर तीसरा देख रहे हैं, पांचवा देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं, आप डाउट पूछ सर कैसे पता चला कि समान कला में है। इक्वेशन से देखो, ये ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी इनका गुणांक है, कोणांक, ये समान है, ओमेगा टी यहां भी है, ओमेगा टी यहां भी है। अभी देखो आप जब आगे वाला सॉल्व करेंगे तब क्या होगा,
ये क्लियर। अच्छा, यहां पर अभी आपने गुरुजी बताया कि इसमें ये तीन चीजें निकाली। एक तो आपने समीकरण ज्ञात कर लिए दोनों के, कलांतर बता दिया कि कलांतर है ही नहीं, समान कला में है। तीसरा प्रतिरोध या प्रतिघात, तो प्रतिरोध है, हाँ प्रतिरोध यहां पर होता है, तो प्रतिरोध के लिए आर है। प्रतिरोध क्या है? आर है, बस बात खत्म। प्रतिरोध क्या है? आर है। तो यहां पर और कुछ ज्यादा बताना ही नहीं। लेकिन अगला वाला जो हमें हल करना है उसमें बहुत समय लगेगा, और अभी आधे घंटे का समय हमारे पास है, और उसमें आधा घंटा लगेगा ही लगेगा। बात समझ गए? सभी का कमेंट दिख रहा है। हाँ एमआर जी, कमेंट दिख रहा है सबका। साउंड प्रॉब्लम, पीटे जाओगे अगर साउंड प्रॉब्लम बता रहे हो। और बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और बच्चों के तो कमेंट हमें दिख नहीं रहे। रवि प्रकाश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तो एल हो, अब इसका भी क्वेश्चन सुन लीजिए कैसा पूछा जाएगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से यदि एक शुद्ध प्रेरकत्व एल को जोड़ा जाए तो उसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर कितना होता है, ग्राफ बनाकर स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये इस प्रकार से आ सकता है। दूसरा, इससे छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं एक हेडिंग को लेकर के चल रहा हूं, और बीच में बहुत सारे छोटे प्रश्न भी आएंगे कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, वो सारी चीजें आएंगी। तो आइए सीखना इसको प्रारंभ करते हैं। और मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसको भूलना नहीं बच्चा पार्टी, भूलना नहीं। ये चैप्टर बहुत अपने आप में खास है। आपको बता दूं, इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आप सोच लो अगर 20 नंबर का है तो आपको तो 10 ही बनाना होगा भैया। 140 नंबर का पूछा जाएगा, 70 नंबर का बनाना होगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। हो गया बेड़ा पार, 70 + 30 हो गया सर 100। और गुरुजी ये सपना हमारा है, 100 नंबर लाने हैं, किसी भी तरीके से मुझे 100 नंबर लेकर के आना है गुरुजी। ये आपका सपना है, और आपके मीठे मीठे बच्चों का सपना है, मीठे मीठे भाई बहनों का सपना है। ये सपना पूरा होता दिखेगा, मुझे पता है, स्पष्ट है। खैर, तो याद रखें, बस सीखते हुए चले। इस क्लास का भी 1 शॉट होगा, इस क्लास का भी क्या कहते हैं मैराथन भी होगा, सभी चीजें होंगी। अभी तो हम लोगों को सेकंड पेपर भी पढ़ना है ना। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक चैप्टर बचता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे फर्स्ट पेपर में, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे 3 से 4 दिन न्यूमेरिकल लेके 3 से 4 दिन का लेक्चर है, तो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जब सेकंड पेपर में चलेंगे तो वो बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ है सेकंड पेपर में, पहले 2 चैप्टर का, परावर्तन और अपवर्तन से। परावर्तन और अपवर्तन आपका 10th में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आसान लगेगा। आओ प्यारे बच्चों, शुद्ध प्रेरकत्व एल जुड़ा हो तो क्या मतलब है? ये प्रेरकत्व प्यारे बच्चों हुआ है। ये क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व प्यारे बच्चों एल जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? प्रेरकत्व है, प्रतिरोध जैसा तो है नहीं, कुंडली है, कुंडली के फेरे हैं, जम 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 जम। ये है यहाँ पर कैसा स्रोत? प्रत्यावर्ती एसी स्रोत है। एसी वोल्टेज है कि नहीं? एसी स्रोत है कि नहीं? इसकी वोल्टता कितनी है? अब एसी स्रोत लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। बार बार एसी स्रोत आप नहीं लिखोगे चित्र में, एग्जाम में भी नहीं लिखोगे, सीधे वोल्टता लिखे कितनी है, V = V0 sin ओमेगा। ठीक है, ओके। 2025 में सर 470 प्लस लाना है, और इसमें साथ दीजिएगा। बिल्कुल साथ है, साथ निभाना साथिया भाई, हम कब से चिल्ला रहे हैं। इसके लिए पहले लैंग्वेज लिखो, फिर आगे हम लोग आगे बताना शुरू करते हैं। क्या? जब परिपथ में माना, परिपथ में माना 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 फलाना ढमाका, माना परिपथ में शुद्ध शुद्ध और सुनो, और थोड़ा भाषा लगा दो। माना परिपथ में नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला, नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला, क्योंकि आपको पता है प्यारे साथियों, ध्यान देना, क्या प्रेरकत्व तो है तो इसमें प्रतिरोध नहीं होगा? होगा, हाँ, लेकिन जहां प्रतिरोध है वहां प्रेरकत्व तो नहीं होता। प्रेरकत्व तो कुंडली में ही बनेगा, जहां पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, स्वप्रेरण की घटना होगी, प्रेरण की घटना होगी। प्रतिरोध मतलब समझ रहे हो ना, मूर्ख आदमी, कितना प्रेरित करो, स्वप्रेरित भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। लेकिन प्रेरकत्व तो प्यारे बच्चों एल जो है वो इस आकार में ही होना चाहिए, तो इसमें प्रतिरोध भी है और इसमें प्रेरकत्व भी है। प्रतिरोध क्यों है सर? क्योंकि ये मेटल से ही तो बना है, ये कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, तांबे का जो भी है धातु, जिस धातु से भी बना है, तो उसके हर एक जगह पर प्रतिरोध तो है ही। लेकिन अगर बहुत अच्छा चालक है तो हम कह सकते हैं नगण्य ओमीय प्रतिरोध का, ऐसी कल्पना करके चलेंगे। नगण्य ओमीय प्रतिरोध का, प्रतिरोध तो चालक का ही होता है ना। आपके घरों में तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो मतलब प्रतिरोध है, हर जगह प्रतिरोध है, प्रतिरोध तो हर जगह है। तो माना परिपथ में नगण्य ओमीय प्रतिरोध, नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला, नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाला एक शुद्ध प्रेरकत्व, एक प्रेरकत्व, इसे क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व बोलते हैं इसे, शुद्ध प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व एल, एल, एल लगा है, क्या एल जोड़ा गया है, शुद्ध प्रेरकत्व एल जोड़ा गया है, ठीक है, एल जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती प्रेरकत्व के सिरों पर, प्रेरकत्व के सिरों पर प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित होता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित होता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित होता है। अब प्रत्यावर्ती विभवांतर कितना होगा? तो किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर, ध्यान से सुनते जाएं,
किसी क्षण t पर हमने क्या कहा, पहले आप गणना के लिए एक वैल्यू को तो फिक्स ही करोगे, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता जो जोड़ी है उसकी इक्वेशन फिक्स है, क्या होगी, किसी क्षण t पर v बराबर v नॉट साइन का, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा, ये क्या होगी बाबू, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ आपको क्या प्राप्त करना है, गुरुजी हम लोगों को प्राप्त करना है समीकरणें, कौन कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा की, प्रत्यावर्ती वोल्टता की। प्रत्यावर्ती वोल्टता हमें लोगों को ज्ञात है, प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन चाहिए, मतलब I की इक्वेशन और V की इक्वेशन चाहिए होती है। तो V हम लोगों को पता है, I चाहिए, I सब जगह पर हमें ज्ञात ही करना होगा। अब यहाँ पर I की समीकरण कैसे मिलेगी, प्रेरकत्व में क्या हमारे पास ओम चाचा का नियम लगा सकते हैं, गलत बात। प्रेरकत्व के लिए ओम चाचा का नियम नहीं होता है कि V बराबर I R कह लो और R की जगह प्रतिरोध का L रख दो, ना बाबा ना, गलत है बिल्कुल। प्रेरकत्व के लिए फैराडे सर के नियम में चलता, धारा परिवर्तन की दर L बराबर क्या है बताओ, हाँ I बराबर क्या कहते हैं, हाँ टी आई बराबर का फराडे सर के दो तीन नियम से प्रेरकत्व के पदों में विद्युत वाहक बल वाला V बराबर L टी आई अपान में, बोलो यही है ना, विद्युत वाहक बल V बराबर, यहाँ पर V विद्युत वाहक बल था, विद्युत वाहक बल यही जो वोल्टा स्थापित की गई है, विद्युत वाहक बल के बराबर विभवांतर हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, तो इसलिए विद्युत वाहक बल के बराबर विभवांतर को लिखा गया। जरूरी नहीं कि आप कहें सर वहां हमने E पढ़ा है, यहाँ V आप लिख दे रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल के बराबर ही विभवांतर स्थापित है। अब बात समझ में आ गई, यस सर, तो V बराबर L डी आई अपान में dt, ये सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फैराडे के नियम से स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से ये चीज यहाँ पर हम लोग आरोपित करेंगे, ठीक है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, परिभाषा से जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हम जोड़े क्या V, इसके वजह से जो इसमें धारा प्रवाहित हुई V बराबर क्या L डी आई बटे dt, बड़ा कैपिटल में ही लिखो, डी आई बटे, ये होगा डी आई बटे dt। बात समझ में आ रही है, आपको किसकी समीकरण चाहिए सर, I की समीकरण चाहिए, तो चलो डी आई को एक तरफ रोको, डी आई बराबर L और dt दोनों इसकी जगह पर ले आओ, तो V dt इसके गुणा में जाएगा तो dt, L V के भाग में आएगा तो V अपान में L, टी आई बराबर V अपान में L dt हो जाएगा, टी आई बराबर V अपान में L dt हो जाएगा। समीकरण एक जरा देखिए, V की वैल्यू उठा करके क्या हम यहां पर रख सकते हैं, जी हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं, डी आई बराबर, सर अभी ये डी आई क्या है प्यारे बच्चों, ये है धारा, सूक्ष्म धारा में परिवर्तन की दर, जो यहां पर हम धारा प्रवाहित करें एकदम सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म गणना करेंगे, फिर पूरे संपूर्ण के लिए संपूर्ण धारा का कितना मान होगा उसके लिए समाकलन करेंगे। अभी हम सूक्ष्म धारा निकाल रहे हैं, टी आई बराबर V की जगह पर क्या, टी नॉट साइन ओमेगा टी बटे में L है, L लिखेंगे, है ना L इंटू का क्या dt। क्या सर हम सूक्ष्म धारा का मान निकाल रहे हैं, क्या हम सूक्ष्म धारा का मान निकाल रहे हैं, नहीं सूक्ष्म धारा का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं क्या, सूक्ष्म धारा का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बच्चों संपूर्ण धारा का मान। तो अगर डी आई धारा नहीं, हमें तो टोटल I चाहिए, तो हम ये लिखेंगे इस समय t में परिपथ में I धारा प्रवाहित होती, कितनी धारा, I धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती dt समय में नहीं बल्कि t समय, टोटल धारा, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कैसे करेंगे समाकलन, ध्यान देंगे बच्चा पार्टी इधर हो जाएगा, समाकलन का ये चिन्ह है, कितनी बार बताया जा चुका है, डी आई बराबर। मैंने कई बच्चों से, सभी आप लोगों से मतलब अपील भी की थी कि 11th में फिजिक्स वाली मैथ पढ़ाई जा रही है और आप लोग उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा कि अरे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ने वाली है सर जी, तो और अपना ही नहीं पढ़ा जा रहा है, 11th का पढ़ेंगे, और जब 11th वो स्किप करके आए हैं, बल्कि 11th में पढ़ के नहीं आए। मैंने बता रखा है भैया, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, ठीक है। मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी आएगी, चाहे अवकलन हो या समाकलन हो। अब आप लोग अवकलन पढ़ रहे होगे, आपके गुरुजी अनिल सर बहुत जबरदस्त तरीके से आपको अवकलन सिखा रहे होंगे, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो, वाई की मान कभी साइन एक्स है, कभी साइन स्क्वायर एक्स है, कभी साइन एक्स प्लस 2 3x है ना, मतलब 2 या 6x, ऐसे दो पदों में है, ऐसे करके है। लेकिन मैंने कहा कि अवकलन बनाया किसने, न्यूटन सर, क्योंकि एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने ही अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कलन सिद्धांत दिया, उनको ही अपनी ग्रेविटेशनल इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए मैथ का सहारा लेकर के उन्होंने सॉल्व किया, अर्थात फिजिक्स से निकल करके मैथ बन गई, फिजिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स बनी। बात समझ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा और इतनी मैथ तो आनी चाहिए। तो डी आई बराबर क्या प्यारे बच्चों, ये वैल्यू पूरी, समाकलन का चिन्ह v नॉट साइन ओमेगा टी बटे में L है तो L इंटू का dt। अब यहां पर समाकलन का अर्थ कैसे हम लोग इसे हल करेंगे, कैसे इसे समझेंगे, देखो कि v नॉट बटे L यहां पर साइन ओमेगा टी ऊपर है और dt लिखा हुआ है, t जिसके साथ में होता है उसका मतलब हुआ कि उसी के सापेक्ष समाकलन, t लिखा हुआ है भैया, d के साथ t लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, t के सापेक्ष समाकलन। यहां देखो t के साथ I लिखा हुआ है, मतलब I के सापेक्ष समाकलन। तो जिसके सापेक्ष होता है अगर वो वैल्यू यहां है तब तो उसको रोको, नहीं तो सबको बाहर कर लो।
यहां तो वैल्यू नहीं है, यहां तो वैल्यू ही नहीं है। अगर 1 है तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही वैल्यू आ जाएगी, मतलब आई आ जाएगी। इस पक्ष में तो आई आ गया, हो गया समाकलन, बात खत्म। बराबर यहां देखेंगे, यहां dt लिखा हुआ है टी के सापेक्ष समाकलन, तो v नॉट और l ये तो बाहर हो ही गए, नॉट बटे, क्योंकि इनमें टी नहीं जुड़ा हुआ है। अब कहां टी है, देखो साइन ओमेगा टी। अब ये नहीं कहते कि सर साइन ओमेगा बाहर कर लो, टी रख दो, नहीं, ओमेगा टी टोटल एक कोणांक है, एक कोण का मान है। साइन ओमेगा टी थीटा की जगह पर आया था ना ओमेगा टी, याद करें। तो प्यारे बच्चों ये ओमेगा टी एक साथ में और साइन के साथ में लिखा जाता है, अकेला नहीं है, इसलिए साइन ओमेगा टी बिल्कुल एक साथ रहेगा और ये वैल्यू बाहर होगी। समाकलन के भीतर क्या होगा, साइन ओमेगा टी और फिर इनटू का होगा, ऐसे होगा। अब देखो फिर समाकलन करने में दिक्कत आती है आप लोगों को, ये चीज अभी समाकलन अगर नहीं पढ़ाए अनिल सर तो वो पढ़ाएंगे, और मैं लेकिन यहां पर अभी आपको बता दे रहा हूं जरूरत क्या पड़ती है समाकलन में। ओमेगा टी के सापेक्ष समाकलन तो करना नहीं है, समाकलन तो टी के सापेक्ष करना है, अर्थात ओमेगा टी रिप्लेस करना पड़ेगा, ओमेगा टी को कुछ और बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनो मेरी बात, ओमेगा टी के सापेक्ष समाकलन नहीं करना है। साइन, ध्यान सुनो मैं इधर बता दे रहा हूं, इधर एक चीज पूरी गणना करके आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, इधर मैं पूरी गणना करके समझ, ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनोगे तो समझ में आए। इधर मैं पूरी गणना कर दे रहा हूं। प्यारे बच्चों अगर समाकलन साइन एक्स का होता है तो कौन, साइन एक्स और dx लिखा है, तो इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन साइन x का करना है, तो साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x। सिंपल है सर, बहुत सारे सूत्र पढ़े। अवकलन की बात होती है अगर d अपान में dx अवकलन करना होता है किसका, साइन x का, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, इसका लेकिन प्लस का, माइनस का नहीं होता, अवकलन प्लस का होता है, साइन x का cos। अवकलन समाकलन ये दोनों पहलू बहुत ज्यादा योग्य है, फुल है फिजिक्स में। तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री तो ये है, मान लो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, तो साइन एक्स का cos एक्स होता है। ध्यान से सुनोगे, मैं कह रहा हूं एक्स की जगह ये एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहां टी के सापेक्ष हो रहा है तो ओमेगा टी लिखा हुआ है, टी नहीं लिखा हुआ है, अर्थात ओमेगा टी को गायब करना होगा ऐसे। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर ये लिखा हुआ है समाकलन साइन ओमेगा टी, तो इसका अवकलन क्या आएगा, ध्यान से देखें, मैं बराबर करके अभी छोड़ दे रहा हूं, बराबर करके छोड़ दे रहा हूं, वो वैल्यू बाद में लिखूं, यहां पर मैं हल कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको अवकलन पूरा करके बता दे रहा हूं। क्या माना, हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, माना ओमेगा टी बराबर कुछ भी मान लो, एम पी क्यू आर एस कुछ भी मानो, मैं ओमेगा टी बराबर पी मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, ओमेगा टी बराबर पी, इसको मैं मान ले रहा हूं, कुछ भी मान सकता हूं, मानने में क्या जाता है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बस उसको प्रूफ करने बाद में। ओमेगा टी बराबर पी, दोनों पक्षों का, अब यहां ध्यान देंगे किसके सापेक्ष किया गया, टी के सापेक्ष किया गया ना, तो इसमें दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि समाकलन में अवकलन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है अवकलन करने पर, इसलिए अगर अवकलन पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से अवकलन पढ़ना, अगर अवकलन नहीं समझ में आएगा तो समाकलन कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। ये मैं अनिल सर के लिए बोल रहा हूं कि अनिल सर से पढ़ रहे हो ना जबरदस्त, तो भाई आप लोग ध्यान रखना कि भैया अवकलन पढ़ रहे हो तो जब मन लगा करके पढ़ना, नहीं अवकलन नहीं समझ पाए तो समाकलन भी नहीं समझ पाओगे, फिर दोनों चीजें ही आपके हाथ से निकल जाएंगी। ओमेगा टी बराबर पी, मैंने क्या कहा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो डी अपान में डी टी, एलएचएस क्या है ओमेगा टी बराबर टी अपान में डी टी, इधर क्या है पी, इधर क्या है पी। अच्छा अब जरा बताओ ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा टी के सापेक्ष, ये कई बार आया है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार ये चीज मैंने बताई भी है, और याद रखो ये चीज कि डी अपान में डी एक्स, एक्स का ही अगर समाकलन है तो 1 आ जाता है, लेकिन डी अपान में डी एक्स अगर ए एक्स लिखा हुआ है तो ए गुणांक में ए बाहर हो जाएगा, केवल बचता है डी एक्स बटे डी एक्स। भैया ए जो है अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी एक्स कैंसिल आउट कितना आता है, ए आता है, अर्थात जो गुणांक में है केवल वो बाहर आ जाएगा, और डी टी अपान में डी टी क्या बचेगा, तो कट जाएगा यहां पर, अर्थात केवल क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, यहां पर केवल क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, डी टी से डी टी कैंसिल, जैसे डी एक्स ए बचा वैसे ही ओमेगा। ये प्यारे बच्चों देखो यहां बचा ये ठीक ऐसे लिख दे रहे हैं, इस टोटल का अवकलन करने के बाद ओमेगा, इधर क्या लिखा हुआ है डीपी बटे डीटी। आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जो डीपी है, ये जो डीटी है, हमने यहां पर क्या किया, ओमेगा टी को क्या माना पी, अर्थात इस जगह पी आएगा तो डीटी को चेंज करके डीपी लिखना होगा, तो यहां से प्यारे बच्चों डीटी की वैल्यू निकाल लो, डीटी बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखो, डीटी इधर भेज दोगे ओमेगा उधर भेज दोगे तो डीपी बटे क्या आएगा, डीपी बटे क्या आएगा, ओमेगा। तो प्यारे साथियों यहां पर बड़ा सर ये तो मैथ आप पढ़ाने लगे, हाँ क्या करें बच्चों, मैथमेटिक्स यहां पर भरी पड़ी है। अब देखो इसका समाकलन क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, इसका समाकलन ये बन जाएगा, समाकलन साइन, मैंने क्या माना, ओमेगा टी को पी माना, फिर जब दोनों पक्षों का अवकलन करके करके हल किया तो डीटी की जगह आया डीपी बटे ओमेगा, डीटी की जगह क्या आया डीपी और बटे में पूरा क्योंकि गुणा में है तो। अब देखो ये बन गया साइन पी डीपी, इसका मतलब इससे ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो गया, जैसे यहां पर भैया वी नॉट बटे एल था, ये कांस्टेंट टी के सापेक्ष हो रहा है तो वी नॉट अपान में एल बाहर आ गया, वैसे ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन जो प्यारे बच्चे होगा ये 1 अपान में ओमेगा तो बाहर आ गया। साइन पी का क्या अवकलन होता है, साइन पी का क्या होता है कॉस पी, साइन पी का क्या होता है कॉस पी, और कॉस पी का मतलब नहीं, साइन पी का माइनस कॉस पी होगा, और पी की जगह पर फिर वैल्यू रख दो क्योंकि माना था ना आपने, वही वैल्यू हमेशा के लिए थोड़ी होगी, ओमेगा टी बटे
बात समझ गए? बात समझ गए? यहाँ पर फिर से मैं वैल्यू लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साइन पी का होगा माइनस का कॉस पी बटे ये क्या ओमेगा। अब पी को याद रखना कि पी की जगह पर हम क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो अवकलन समाकलन आएगा वो आएगा आई बराबर वी नॉट बटे एल, और साइन ओमेगा टी का टोटल अवकलन समाकलन जो किए वो आया माइनस का कॉस ओमेगा टी बटे में ओमेगा। अब एक बात सब समझ में आ गई कि गुणा में अगर कुछ अगर अवकलन में गुणे में कुछ लिखा होता है तो वो गुणा में ही बाहर आ जाता है बाहर, है ना। लेकिन अगर अगर समाकलन में कुछ गुणे में वैल्यू साथ में लिखी हुई है, जैसे पी यहां पर था ना ओमेगा टी, तो उसका जब करते हैं तो बटे में आती है वो वैल्यू, ये देख रहे हैं बटे में आ रही है। ये प्यारे बच्चों हो गया, ये हो गया ये साइन ओमेगा टी सॉरी का माइनस कास ओमेगा टी बटे ओमेगा हो गया, समाकलन हो गया। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये बनेगा आई बराबर वी नॉट पी नॉट बटे ये ओमेगा पहले लिख दे रहा हूं ओमेगा इंटू का एल, ब्रैकेट में क्या है ये माइनस का कॉस ओमेगा टी। बन गया इक्वेशन गुरुजी, इसको इक्वेशन बना लीजिए, हो गया काम, हो गया इक्वेशन बन। अरे बाबू ध्यान दो, यहां पर बच्चा पार्टी ये ध्यान देगी कि जो आई का इक्वेशन मिला है वो कास के पदों में मिला, जबकि वी का इक्वेशन, विभव का इक्वेशन वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है। विभव का इक्वेशन जो है वो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन के पदों में है। तो हमें इसको भी साइन के पदों में चेंज करना होगा, इसको भी साइन के पदों में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। आइए चेंज करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बाबूजी, ये बाबूजी लिखा हुआ है आई बराबर वी नॉट बटे ओमेगा एल, ब्रैकेट में लिखा है माइनस का कॉस ओमेगा टी। देखो मैथमेटिक्स का यूज कितना फिजिक्स में है अभी तो। और एक बात और, सबसे गजब की बात यह है और मजे वाली बात यह है बच्चा पार्टी, इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता है। फिजिक्स वालों की दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए ये काम नहीं होता है। मैथ में लिखिए इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, मैथ में इसके 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर जो भी मिलेगा। लेकिन फिजिक्स में आपको ये लिखना है बस भैया ये समाकलन के बाद डायरेक्ट, क्योंकि इतना माइंड आपको तेज ही करना पड़ेगा। ये आपको हल करके नहीं, फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले हल करके 2 नंबर वाले लेकर के आए, ठीक है। फिजिक्स में इतना माइंड तेज ही करना पड़ेगा कि इसको लेकर के नंबर मांगोगे ना एग्जामिनर से कहेगा फिजिक्स ना पढ़ते आप समझ रहे हैं, कहता कि फिजिक्स ना पढ़ते आप, इसको हल करने के तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, इसका एक छोटा सा ये पार्ट है, ठीक है। चलो देखो माइनस कास ओमेगा टी, माइनस कास ओमेगा टी, इसको माइनस कास ओमेगा टी को क्या करना है बाबूजी, इसको हमें बदलना पड़ेगा साइन में। अब साइन में कैसे बदला जाता है सर बताइए जरा, हमें थोड़ा सा बताइए तो। प्यारे बच्चों कॉस थीटा को अगर हम साइन में बदलें तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। सर ये कैसे, चतुर्थांश याद करो। ये प्यारे बच्चों 90 का मतलब क्या, पाई बाई 2, ये क्या 180 पाई, और ये 370 270 तो 3 पाई बाई 2, ये क्या होता था 2 पाई ऑब्लिक, यही तो है ये मूल बिंदु से। तो प्यारे बच्चों आपको पता है यहाँ पर कहाँ सर, यहाँ ऑल इंटीजर पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपको पता है साइन का चेंज किसमें होता है, कॉस में होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होगा, साइन का चेंज किसमें, कॉस में। साइन यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन का इंटरचेंज कॉस में होता है, सीधे कौन सा कोणांक है, थीटा, हो गया कॉस। अर्थात प्यारे बच्चों जो कॉस ओमेगा टी जो टोटल लिखा हुआ है उसे हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, हम ये चीज लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कैसे होगा, तो आई बराबर वी नॉट अपान में ओमेगा एल, ब्रैकेट बना करके माइनस कॉस ओमेगा टी जो लिखा हुआ है माइनस लिखेंगे, फिर साइन और कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, और 90 को क्या पाई बाई 2, 90 को क्या पाई बाई 2, 90 को क्या लिखेंगे पाई बाई 2, ये 90 क्या है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा, ओमेगा टी, ब्रैकेट बंद कर दे, ब्रैकेट बंद कर दे। अब साइन की एक चीज है, अगर कॉस में ऐसा होता तो हम माइनस कॉमन लेकर के बाहर ले जाते हैं तो वो माइनस बना रहता है, लेकिन साइन में एक गुणधर्म ये है प्यारे बच्चों कि ये माइनस का इंटर हम इसमें करा सकते हैं और माइनस का दोनों में गुणा करा सकते हैं। तो जब माइनस ये चाहे तो माइनस कॉमन ले लो, वो बाहर लाओगे तो ये माइनस प्लस कर देगा, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो दोनों के क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, और आई बराबर जब माइनस कॉमन लोगे चिन्ह बदल जाएंगे और वो माइनस आएगा तो बाहर, तो इस माइनस को प्लस कर देगा। अर्थात कुल मिला के फाइनली हमारे पास बचेगा वी आई बराबर वी नॉट बटे ओमेगा एल, और ये बचेगा प्यारे बच्चों साइन, साइन ये माइनस अंदर गया चाहे वो मान लो तो दोनों के चिन्ह बदल देगा, ओमेगा टी पहले रहेगा और माइनस का पाई बाई 2, क्योंकि ये प्लस का है ना, ये चिन्ह जाके इसको बदल देगा, माइनस का पाई बाई, ब्रैकेट बन गया प्यारे बच्चों। फिर से इसको साफ कर, साइन बड़ा ब्रैकेट बनाओ, साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, अब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। ये प्यारे बच्चों जो इक्वेशन मिली है, ये प्यारे बच्चों जो इक्वेशन मिली है फाइनली ये जो इक्वेशन मिली है ये है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर जरा देखेंगे ये जो वी नॉट बटे ओमेगा एल लिखा हुआ है ना, ये वी नॉट बटे जो ओमेगा एल लिखा हुआ था इसकी जरा तुलना कराएं, जहां पर जहां वी नॉट बटे
ओमेगा एल वी नॉट बटे ओमेगा एल बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? आई नॉट होगा। यह प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। कब? शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ में। जब शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा हुआ है ना, तब उसका धारा अधिकतम मान ये आता है। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, अर्थात प्यारे बच्चों वी नॉट अपान में ओमेगा एल की जगह क्या लिख दीजिए? अरे सर हमको बुड़बक बना रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है? आज क्लास नहीं लिया था अनिल सर? आज क्लास लेंगे और कल क्लास लेंगे क्या? आज नहीं लिए थे। देखो मैं यहां बता रहा हूं, ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे क्योंकि ये विभवांतर का अधिकतम मान वी नॉट बटे एक्स। ये ओमेगा एल क्या होगा? ओम के नियम से अगर तुलना करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? प्रतिरोध निकल के आएगा। अभी आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन इसे प्रतिरोध नहीं कहते, प्रतिरोध तो आर होता है, इसमें एल प्रेरकत्व जुड़ा है, इसलिए इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तब ये समीकरण क्या बन जाएगा? आई बराबर, ये आई बराबर इस जगह पर लिखेंगे वी नॉट अपान में ओमेगा एल की जगह पर क्या? आई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। और गुरुजी यहां पर एक बात आपने क्लियर कर दी है कि ये जो है ये प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन है, समीकरण 3। समीकरण 3 1 और 3 से तुलना करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कहां गई? इक्वेशन नंबर 1 ये है, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रतिरोध में जो समीकरणें मिली, शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रतिरोध में समीकरणें जो मिली, देखो टाइम हो गया, जो समीकरण मिली वो क्या क्या मिली? समीकरणें बताओ कौन कौन सी? प्रत्यावर्ती वोल्टता की बताओ, प्रत्यावर्ती वोल्टता, और तथा पहली प्रत्यावर्ती वोल्टता, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा दोनों की इक्वेशन लिखिए, जरा लिखिए फिर स्पष्ट कीजिए। देखो पहली इक्वेशन हम लोगों ने ये तो मान के ही चला था कि भाई ये प्रतिरोध तो ये हम परिपथ में लगा रहे हैं वोल्टता, तो इसको हल करने पर प्रेरकत्व में परिपथ में जो धारा प्रवाहित हुई उसको हल करने पर आई बराबर आया आई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसीलिए तो वो माइनस का मैंने अंदर गुणा कराया, क्योंकि ये ओमेगा टी यहां रहना चाहिए, फिर माइनस हो या प्लस हो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई जो भी है आगे आएगा वो क्या होगा? कलांतर होगा। ठीक है, कलांतर होगा। समीकरण ये कौन सा समीकरण था? अच्छा ये समीकरण 3 था ना, समीकरण 3 था, देखो ना यहाँ पर। अच्छा इसको इसको हटाओ, इसको समीकरण हटा दो, तो आप समीकरण से हटा ही दो, हटा दो, यहाँ पर समीकरण लिख दो 2, समीकरण 2 काहे लिए उसको? समीकरण मेन तो यही है। तो प्यारे बच्चों इसको भी आप क्या करो? हटा दो, ये समीकरण है 2। ठीक, आप सही है, आप सही है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ओमेगा टी माइनस 5 से करने पर ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है? कि वो चीज लिखो, ज्ञात होता है कि प्रत्यावर्ती धारा आई, प्रत्यावर्ती वोल्टता V से कला में पाई बाई 2 क्या है? पश्चगामी है, पश्चगामी। अरे भैया पाई बाई 2 पश्चगामी हुई ना, क्योंकि माइनस हो रहा है, किसमें? वो भी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण में -5 लिखा है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है। कलांतर कितना निकला? पाई बाई। कलांतर कितना निकला बाबू? कलांतर कितना निकला? समीकरण कितनी है? कलांतर कितना निकला? कलांतर 5 बराबर कितना निकला? पाई बाई 2, पाई बाई 2। समीकरण कौन सी निकली? आपके दोनों चीजें क्लियर हुई, समीकरण और कलांतर, समीकरण और कलांतर। अब इनके ग्राफ बनाने होते हैं तो आप ग्राफ भी बना सकते, ग्राफ भी आप बना सकते। देखो पहले तो प्रत्यावर्ती वोल्टता वाला क्लियर कर लीजिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता वाला ग्राफ बना लीजिए, वो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ क्या है? कला में पश्चगामी है। पश्चगामी का मतलब समझ रहे हो? बाद में अधिकतम हो रहा है, बाद में शून्य हो रहा है। अब शून्य तो यहीं पर है, शून्य तो यहाँ है, अर्थात अगर वोल्टता यहीं पर शून्य हो रही है तो प्रत्यावर्ती धारा बाद में शून्य होगी, तो उसका चलने का मार्ग यहाँ होगा, अधिकतम भी बाद में होगी, शून्य फिर बाद में होगी, तो अब लेट ही रहेगी। अब वो हमेशा लेट ही रहेगी, उसका अधिकतम मान यहाँ हो रहा है। अधिकतम मान ये किसका? धारा का आई नॉट है, और ये अधिकतम मान किसका? वी नॉट। ये किसका अधिकतम मान? प्रत्यावर्ती वोल्टता का। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ हो गया, दोनों के लिए लिख दो। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ है, और ये नीला वाला प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है, प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, ये समय को दर्शाता हो गया। बस इसमें छोटा सा ही ग्राफ बनाना, बहुत ज्यादा चीजें इसमें दर्शानी नहीं होती, बहुत ज्यादा चीजें इसमें दर्शानी नहीं होती। क्लियर? क्लियर? यहां पर एक ग्राफ और बनाना है, एक ग्राफ और बनाना, एक ग्राफ और बनाना है। क्या बनाना है गुरु जरा बताइए तो, आप क्या बनाना चाह रहे हैं? एक ग्राफ और बनाना है, क्या बनाना है समझा दे। बहुत छोटा सा ऐसे हम बना रहे हैं, एक आपको बस प्यारे बच्चों सिंपैथी के लिए थोड़ा सा आसान लगने के लिए। क्या? कलांतर कितना है? दूसरा ग्राफ याद रखना, ये कुल बिंदु आई और वी के बीच कलांतर कितना है?
ये मान लो धारा का ग्राफ I है और ये विभव का ग्राफ V, दोनों के बीच कालांतर कितना 90 डिग्री π/2 ना, π/2 याद रखना ये चीज, ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों कालांतर हो गया और ये चीज भी हो गई। अब आगे क्या पढ़ना है, प्रेरण प्रतिघात, जो कि ये आपसे अलग से भी हेडिंग में पूछ सकता है। प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात आप ध्यान से सुनेंगे। प्रेरण प्रतिघात की हेडिंग और डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, शुद्ध प्रेरकत्व वाले, शुद्ध प्रेरकत्व, प्रेरकत्व वाले, शुद्ध प्रेरकत्व मतलब कैपिटल एल, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब कैपिटल एल जुड़ा हो, शुद्ध प्रेरकत्व एल वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा, धारा परिपथ में, परिपथ में प्राप्त समीकरणों में, परिपथ में V तथा I समीकरणों में, समीकरणों में, समीकरणों में जो ये लिखा होता है समीकरणों में V नॉट बटे ओमेगा L बराबर क्या है I नॉट, I नॉट होता है, होता है, इसकी तुलना होता है, इसकी तुलना, इसकी इसमें ऐसे, इसकी तुलना नहीं, इसमें, इसमें ओम के नियम से, ओम के नियम से, इसमें ओम के नियम से ओमेगा एल प्रतिरोध के तुल्य है, ओम के नियम से, इसमें ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, या कह लो I बराबर V अपान में R, V अपान में R, तो I बराबर V अपान में R, तो ये ओम के नियम से ओमेगा एल प्रतिरोध के तुल्य है, प्रतिरोध के तुल्य है, परंतु प्रतिरोध के तुल्य है, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर, इसे प्रतिरोध नहीं कहा जाता है, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर, प्रतिरोध ना कहकर, ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। एक एक बच्चे को आज याद होना चाहिए, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और बच्चों एक बात बता दें, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे वाला, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे प्यारे बच्चों XL से प्रदर्शित करते हैं। XL बराबर है कितना, जरा देखो, XL बराबर है कितना, ओमेगा है। यही प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, याद रखेंगे। इसे XL से प्रदर्शित, XL बराबर ओमेगा L होता है, XL बराबर ओमेगा L होता है। दिष्ट धारा में प्रेरकत्व नहीं होता, दिष्ट धारा में प्रेरकत्व नहीं जुड़ता। दिष्ट धारा में अगर प्रेरकत्व जोड़ते हैं तो उसका प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है। क्यों, क्योंकि उससे फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होता, ठीक है। नोट पॉइंट में ये चीज भी याद रख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ओमेगा, अच्छा ओमेगा के कई सारे सूत्र होते हैं, आवर्तकाल के पदों में 2 पाई अपान में कैपिटल T, तथा ओमेगा बराबर आवृत के पदों में 2 पाई N या 2 पाई F, जहां जहां N या F क्या है, F आवृत्ति है, याद रखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की क्या है, आवृत्ति। कहीं पर N से लिखा जाता है, कहीं पर F से लिखा जाता है। XL बराबर ये सूत्र भी बन जाएंगे, ओमेगा की जगह पर 2 पाई L अपान में अगर ये T है तो T वाला, या 2 पाई N वाला। ये सारे सूत्र प्यारे साथियों किसके होंगे, XL के बन सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का कोणीय वेग जो होता है ना, उसके पदों में ये सूत्र। नोट पॉइंट में और मैंने क्या बताया, नोट पॉइंट में एक बात लिख देना, याद रखना। नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में एक चीज हमेशा याद रखना कि दिष्ट धारा का, दिष्ट धारा का प्रेरण प्रतिघात नहीं होता, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि वहां फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एक ही दिशा में धारा चलती है ना, दो दिशाओं में चलती नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होता है। सर समय ग्राफ में धारा को आगे क्यों की, क्योंकि पश्चगामी है ना, क्योंकि वोल्टता जो है वो अग्रगामी है और धारा पश्चगामी। चलो आप लोग रिपीटेड चीजें पूछ रहे हो जो आप लोग बाद में जुड़े। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और सारा डेरिवेशन इसका पढ़ लेना दोबारा, और कल हम लोग पढ़ेंगे सी परिपथ, और फिर दो के कंबाइंड वाले भी पढ़ने हैं। कल बता रहा हूं, पढ़ के आना, आगे की चीजें पढ़ के आना, जिससे समझ में आएगा, रिपीट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पढ़ के आना आगे की चीजें, क्योंकि बार बार इतना लेंथी जो मैंने यहाँ पर ये बताया डेरिवेशन बता रहा हूँ ना, ये मैथ वालों दुनिया में सवाल होगा, हमारी दुनिया में क्या है, फिजिक्स वालों की दुनिया में ये एक शॉर्ट टर्म है, इसे समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग मैथ पढ़े नहीं हो, इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन इसको हल करके आपको समझा दिया, लेकिन हल करना नहीं होता है। फिजिक्स टीचर को इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको तो भाई हर एक चीज बतानी है, मेरा उद्देश्य है, बता रहा हूँ आपको, काम दे रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सोच के चलो, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। बहुत सहयोग और सपोर्ट बनाए रखने के लिए, स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, खूब मेहनत करें, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।